लू लगने से होने वाली मृत्यु। नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इस प्रचंड गर्मी से मरने वाले लोगों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है और तापक्रम जो है वो घटने का काम नाम नहीं ले रहा और दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि 40 डिग्री से अधिक ही तापमान वातावरण के अंदर रहता है और कई बार तो 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है और कई जगह पे तो आप देख रहे हैं कि तापमान जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। और इसका असर ये हो रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इतने अधिक तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और जब वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उनको जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है या जिसको आप कहते हैं कि लू लग गई है तो वो लू लग जाती है और लू लगने के कारण उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा सकता है अगर आपको लू लग गई है तो। और उसके बाद में ये जो स्थिति है ये इरिवर्सिबल है, यानी आप इससे वापस पलट नहीं सकते और ऐसे में जो रोगी होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है, चाहे आप उसे वेंटिलेटर पर डाल दें चाहे कहीं डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तापक्रम तक पहुंचने के बाद में आदमी अक्सर बेहोश हो जाता है और जब वो बेहोश हो जाता है तब उसे होश में लाना संभव नहीं हो पाता। और आज आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर, इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मक्का मदीना के अंदर सब जगह जो है ये प्रचंड गर्मी का प्रकोप फैला हुआ है। और अभी आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में करीब 12 करोड़ लोग जो हैं हज करने के लिए गए और हज करने वाले जब 12 करोड़ लोग वहाँ चले गए, और वैसे भी आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जब मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे तापक्रम जो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के ऊपर आपको पता है कि पानी जो होता है वो आधा उबल जाता है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पूरा उबल जाता है, लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पानी जो होता है वो आधा उबल जाता है। और ये जो वहाँ हज करने गए हैं उन सब लोगों को कहीं एयर कंडीशन कमरों में बैठने को तो स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे जो जायरीन हैं जो वहाँ पे चले गए हैं हज करने के लिए करोड़ों की तादाद के अंदर, तो उनको तंबुओं के अंदर रहना होता है और उन्हें सारे दिन जो होता है वो कई तरह की जो रिलीजियस रस्में होती हैं उन रस्मों को पूरा करना पड़ता है। तो वो फिर गर्मी की चपेट में आए जा रहे हैं और लोग बाग चलते चलते बेहोश होकर के सड़क पे गिर जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं या वो मरे हुए मिल रहे हैं। और बहुत सारे हज यात्री जो हैं आपने देखा होगा कि करीब 1000 आदमी तो इंडिया से भी जो गए थे वहाँ पे मर चुके हैं और इससे ओवरऑल अगर आप काउंट करें तो वहाँ मरने वालों की तादाद जो है वो 10,000 से कम नहीं है, यानी करीब 10,000 लोग अब तक इस गर्मी के कारण वहाँ पर मर चुके हैं। और इसके लिए आप किसको दोष देंगे? तो यही स्थिति अपने हिंदुस्तान के अंदर भी है और हिंदुस्तान में अपने यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो मजदूरी करते हैं और कोई कार मैकेनिक है तो कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई आदमी जो है सड़क किनारे खड़ा होकर के कोई सामान बेचता है और सारे दिन धूप में खड़ा रहता है। और जब इस प्रचंड धूप में
कोई आदमी लगातार खड़ा रहेगा तो ज़रूरी है कि वो सुरक्षित नहीं रहेगा। और जब आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर वो जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी मेहनत करने के बाद में उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला और उसकी स्थिति जो है खराब हो जाती है। और जब किसी भी व्यक्ति को लू लगती है तो लू लगने से पहले उस आदमी के शरीर में सीरन सी पैदा होती है और सीरन पैदा होने के बाद में उसको सर्दी लगने का एहसास होता है कि उसे सर्दी लग रही है, उसे कुछ कंपी सी हो रही है। और उसके बाद में वो व्यक्ति जो होता है उसके शरीर का तापक्रम बढ़ने लग जाता है। तो अगर ऐसे में किसी व्यक्ति को आपने सही जगह पे पहुंचा दिया, यानी किसी छायादार स्थान पर रख दिया, किसी कमरे में लेकर के चले गए या उसको कुछ ठंडा पानी पिलाया, उसको जो है आराम करने के लिए पंखे के नीचे बिठाया, तो वो व्यक्ति जो है संभल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। और जो व्यक्ति होते हैं जो इसके शिकार होते हैं प्रचंड तापमान के, उन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि एक तो वो गरीब होते हैं, दूसरे उनके पास में उस गर्मी से बचने का कोई साधन भी नहीं होता, और तीसरा जो होता है, अक्सर जिन लोगों की मृत्यु होती है इस हीट वेव के कारण, वो लोग बाग जो होते हैं भूखे होते हैं। कई बार जब आप बिना खाना खाए धूप में निकल जाते हैं तब भी आपको लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर जो आदमी है जिसका पेट भरा हुआ है, जिसने पानी पी रखा है, जिसके पास में पानी है, जो अपने को गर्मी से बचाने की प्रयास में रहता है और ज़्यादा देर तक उस प्रचंड गर्मी में नहीं रहता, तो वो आदमी सुरक्षित रहता है। लेकिन अपने देश के अंदर स्थितियां गरीब लोगों के अनुकूल है ही नहीं, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है उस आदमी के पास में ना तो कोई छत होती है, ना वहाँ कोई पंखा होता है, ना वहाँ पे कोई पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है, ना उस आदमी के पास में जो है कोई सायादार जगह होती है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि लोग बाग खुले में सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़े हैं, किसी पुल के नीचे पड़े हैं, या जो है किसी ऐसे वातावरण में बैठे हुए हैं जिस वातावरण में बहुत अधिक गर्मी है। और जब कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिन व्यवसायों में गर्मी से सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है बॉयलर अटेंडेंट होते हैं, वो बॉयलर के पास में काम करते हैं, वहाँ काफ़ी गर्मी होती है। इसी तरह से जो आपके डीजल इंजन जो होते हैं रेलवे के, उनमें काम करने वाले ड्राइवर्स होते हैं, ये एक्सपोज्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी के से जो है। और बहुत से जो लोग होते हैं जो फाउंड्रीज में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अधिक गर्मी होती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे व्यवसाय में लगे हुए होते हैं जिस व्यवसाय के अंदर उन्हें भट्टी के सामने काम करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं जो कांच बनाने का जो व्यवसाय है, तो इसमें भी एक भट्टी होती है, उस भट्टी में ये कांच पिघलाया जाता है और फिर कांच का सामान बनता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये हीट स्ट्रोक के शिकार आसानी से हो जाते हैं। और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो लोग स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, फाउंड्रीज वगैरह में काम करते हैं, या जो भट्टियों के आगे काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनको तो ये मौसम इतना खतरनाक है कि उनके लिए जानलेवा ही बन सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इस हीट स्ट्रोक से बचने का जो तरीका है वो यही है कि आप लगातार पानी पीते रहें और पानी पी करके अपने शरीर को
निर्जलीकरण से बचाएं, डिहाइड्रेशन से बचाएं। और अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप बहुत गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं, गर्मी में आप काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कहीं शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार अपने देश में बहुत से लोग हैं जो अगर शारीरिक मेहनत नहीं करें तो शाम को वो रोटी भी नहीं खा सकते। तो उन लोगों को तो काफ़ी भारी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। कोई सामान उठाना होता है, कोई ठेला धकेलना होता है, या उनको मजदूर होते हैं तो ईंटें जो होती हैं उन्हें लेकर के चलना होता है और सारे दिन धूप में काम करना होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस समस्या का शिकार बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और ये जो वक्त है, इस वक्त के अंदर कुछ भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। और देखा गया है कि लोग बाग जो होते हैं थोड़े से पैसे के लालच के अंदर आंदोलनों में, जुलूसों में, पॉलिटिकल रैलीज के अंदर और विरोध प्रदर्शन के लिए चले जाते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि हमें जो ये 200-500 रुपये देगा, इस 500 रुपये की कितनी भारी कीमत हमारे को देनी पड़ेगी। और इसी वजह से कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लोग बाग जो हैं किसी प्रदर्शन में शामिल हुए, किसी रैली में शामिल हुए, किसी नेताजी ने कोई भीड़ इकट्ठी करी पैसे दे करके, और फिर उस भीड़ में कई लोग जो होते हैं वो गर्मी के शिकार हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से बचने का उपाय सबसे अच्छा यही है कि जहाँ तक हो सके आप गर्मी से बचने के लिए जो है पर्याप्त एक तो कपड़े पहन कर के रहें, दूसरा अगर छाता आपके पास में है तो छाते का प्रयोग करें। और इस मौसम में काले कपड़े ना पहने, क्योंकि काले कपड़े पहनने से गर्मी शरीर को ज़्यादा लगती है। और मजबूरी ये है कि कुछ समाज में ऐसे स्त्रियां हैं जिनको कि काला बुर्का पहनना ही पड़ता है, तो बिना काला बुर्का पहने वो रह नहीं सकती। तो बेचारी वैसे भी वो जो है हीट स्ट्रोक की शिकार होने के लिए उनके लिए ज़्यादा चांसेस है, तो वो शिकार हो सकती हैं। और भूखे पेट आप मत रहिए। और बहुत तेज़ धूप का जो समय होता है यानी 11 बजे से लेकर के और समझ लीजिए कि 4-5 बजे तक आप अगर बच्चे हैं या आप वयोवृद्ध हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप घर से बाहर मत निकलिए, धूप में मत जाइए। और अगर आप इस एज के अंदर भी बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर इस गर्मी का दुष्प्रभाव अवश्य पड़ेगा और आपको इसकी कीमत अपनी जान दे कर के भी चुकानी पड़ सकती है। आज तक आपको पता है कि इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर, हर एक शहर के अंदर अभी आप अगर यूट्यूब को देखें या न्यूज़ को सुने तो आपको पता है कानपुर में बहुत सारे लोग मर गए। दिल्ली में भी कम से कम 40-50 आदमी जो हैं हॉस्पिटल्स के अंदर लू लग करके मर चुके हैं। अभी कई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए हैं। और इसी तरह से मिर्ज़ापुर में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, मुजफ्फरनगर में कई लोग मर गए हैं। और इसी तरह से आपके राजस्थान में बहुत मौतें हो चुकी हैं अब तक इस हीट स्ट्रोक के कारण जो है। और जहाँ तक सवाल है सुविधाओं का, तो एक तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से वैसे तो बहुत कुछ मुफ्त में बांटा जा रहा है, राशन भी मुफ्त में दिया जा रहा है, घर भी दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये कि पहले जैसे कि सड़क किनारे टोंटियाँ होती थी, जिन टोंटियों से लोग बाग पानी पी लेते थे, या लोग बाग राजस्थान में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग बाग प्याऊ लगाते हैं। और इस गर्मी के मौसम के अंदर
पानी पिलाना एक बहुत ही पवित्र कार्य समझा जाता है, जिससे लोग मानते हैं कि इससे हमें पुण्य मिलेगा। तो वो प्याऊ लगाते हैं और प्याऊ लगा करके वहाँ पे लोगों को पानी पीने की सुविधा कर देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, इनमें ये कल्चर नहीं है। यहाँ पे कोई प्याऊ वगैरह नहीं लगाता। यहाँ तक कि जो जल बोर्ड है, आपका जल निगम है, जल निगम भी एक भी टोंटी सड़क किनारे कहीं पर लगा करके नहीं छोड़ता कि जिससे कोई पथिक जो प्यासा है वो जा रहा है और उसे पीने के लिए पानी चाहिए, तो वो वहाँ से पानी पी सके। तो ऐसी कोई सुविधा दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। हाँ, बस में आप मुफ्त चल सकती हैं लेडीज जो हैं, लेकिन अगर प्यास लगे तो सड़क किनारे उसको पीने के लिए पानी तो पैसे दे करके ही पीना पड़ेगा। मुफ्त में पानी नहीं मिलेगा। मुफ्त में बस की सवारी मिल सकती है, मुफ्त में राशन मिल सकता है, मुफ्त के अंदर आपका बिजली का बिल माफ हो सकता है, मुफ्त में पानी का बिल माफ हो सकता है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि दिल्ली में इस समय पीने के पानी की बहुत अधिक कमी हो रही है। और बहुत सी जो कॉलोनीज हैं, बहुत सी कॉलोनीज की बात छोड़ दीजिए, आप नई दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया जो है, नई दिल्ली जो है एनडीएमसी का जो इलाका है, जहाँ पे बड़े बड़े राजनेता और सांसद और आईएएस और आईपीएस अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर भी पानी का टोटा पड़ रहा है। वहाँ पे भी पानी की कमी है। और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी जो है दिल्ली के अंदर बसती रहती हैं, और उनको बनाने के लिए सारे राजनीतिक लोग जो होते हैं वो सहयोग करते हैं। बाहर से आए हुए बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को, और जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है उसको वो झुग्गी डालने की जगह दे देते हैं। और अब तो ये झुग्गी डालने वाली परंपरा खत्म होती जा रही है। अब तो सड़क किनारे जितना पगडंडी होती हैं, उन सब मतलब जो फुटपाथ होती है, उस फुटपाथ के ऊपर भी दिल्ली में अब इन रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया है। और आप जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि इन लोगों को बसा लिया गया है, और इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो गया है। और इन लोगों को जो है सब सुविधाएं मिल रही हैं। और जो देश के दयालु नागरिक हैं वो उनको ला करके राशन पानी भी दे देते हैं, और उनको केले भी ला करके बांटते हैं, उनको बिस्किट, डबल रोटी, दूध वगैरह भी दे करके जाते हैं। तो मैं तो रोज़ ये सब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सड़क किनारे अब फुटपाथ पे पैदल आप चल नहीं सकेंगे, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर जितने भी ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे उन सबको बसा दिया गया है। और इसमें नेताओं का भी सहयोग है, पुलिस का भी सहयोग है, और जो वोट बैंक का कंसिड्रेशन बहुत मायने रखता है, तो उसका ध्यान रखते हुए उनको शायद राशन पानी भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पहुंचा देती हैं, और उनको वहाँ बैठने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर आप ये कहें कि साहब पानी अवेलेबल नहीं है, अब पानी कहाँ तक अवेलेबल होगा। और जहाँ तक ये है कि दिल्ली के अंदर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज नई नई बनती रहती हैं, और हर एक जो राजनीतिक पार्टी होती है वो राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक बनाने के लिए उन लोगों को सब सुविधाएं प्रदान कर देती है। उनका वोटर कार्ड भी बन जाता है, उनका राशन कार्ड भी बन जाता है, उनके लिए आधार कार्ड भी बन जाता है, उनका पैन कार्ड भी बन जाता है, उनका बैंक अकाउंट भी बन जाता है जो बाहर से आते हैं। तो ये दिल्ली में और किसी भी शहर में आजकल मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। ज़्यादातर लोग थोड़ा सा पैसे का लालच मिल जाए तो फिर ये सब काम उनके लिए कर देते हैं। तो ये जो स्थिति है आज की, इस स्थिति के अंदर ज़्यादा कुछ तो
किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक जो स्टेट है उसकी जो है आर्थिक एक मतलब आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती कि वो जितने लोग आए उन सब के लिए स्कूल भी बना दें, उनके लिए हॉस्पिटल भी बना दें, उनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी पैदा कर दें और सब कुछ भी पैदा कर सकते हो। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें तो और ज़्यादा चौड़ी नहीं की जा सकती, सड़कों की लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, ये दिन दिन कम ज़रूर होती जा रही है, क्योंकि जितनी भी फुटपातें हैं दिल्ली की, उन फुटपाथों पे ज़्यादातर जो है ये इस तरह के लोग जो हैं उनका कब्ज़ा मतलब कानूनी तौर पर करवा दिया गया है। और जब ये कब्ज़ा कानूनी तौर पर उनको दे दिया गया है तो फिर आप और मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो स्थिति आज की है। लेकिन जहाँ तक मैं इस विषय की बात कर रहा था जिसमें लू से मरने वाले लोगों की जो तादाद बढ़ती जा रही है, तो इस तादाद को सीमित करने के लिए सरकार को कुछ ऐसे आश्रय स्थल बनाने चाहिए जहाँ पर दोपहर में लोग जाकर के बैठ सकें, जिनके पास में छाया नहीं है, जिनके पास में छत नहीं है, तो वो ऐसी जगह में जाकर के बैठ सकें और वहाँ पे पानी की और पंखे की कम से कम सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है वहाँ पे दोपहर की गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। और आप जानते हैं कि अब गर्मी रात को भी इतनी अधिक हो जाती है कि सोना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस हालात के अंदर जो है सरकारी प्रयास तो अपनी जगह पर हैं और सरकारें तो प्रयास क्या करती हैं, बस यही है कि जो लू से मर जाता है उसका पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में कर लिया जाता है और ये डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि भैया ये लू लग करके मर गया, और इससे ज़्यादा कुछ डिक्लेयर करने के लिए पीछे बचता भी नहीं है। तो ये स्थिति है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और गर्मी से बचने की कोशिश करिए। और अगर कोई काम बहुत ज़रूरी है तभी आप धूप में बाहर निकलिए, वरना आप अपने घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और घर में रहेंगे तो आप ज़्यादा जी पाएंगे। और अगर घर से बाहर निकल गए और धूप में अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे और आपके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे और जो है आपके प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। तो अपने प्राण पंखेरुओं को अगर बचा करके रखना है तो आपको चाहिए कि आप जो है सुरक्षित रहें और गर्मी से बच कर के रहें, लगातार पानी पीते रहें और कुछ ऐसे अगर आप खरीद सकते हैं तो ऐसे फलों को खाइए जो रसदार होते हैं, जैसे कि तरबूज खा लिया आपने या फिर आपने जो था जूस पी लिया या आप लस्सी, नींबू की शिकंजी, इस तरह की चीज़ें लेते रहिए, पानी को पीते रहिए। और जहाँ तक सवाल है चाय, कॉफ़ी, शराब वगैरह इन सब से अगर आप बच कर के रहेंगे तो आप डिहाइड्रेशन से बच कर के रहेंगे। और अगर डिहाइड्रेशन हो ही गया है तो ऐसे हालत में आपको जो है ORS ज़रूर लेना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसके पैकेट्स बाज़ार में केमिस्ट के पास में मिलते हैं या आप गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से ले सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। तो वहाँ जा कर के आप बताएंगे तो वो आपको दे देंगे, डॉक्टर भी आपको लिख करके दे देगा। तो ये सब मिल सकता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आपको ORS के पैकेट ढूंढने पड़े और पीने पड़े। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें और आपको भगवान लंबी उम्र दे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और ये वीडियो जो है मैं
इसलिए बना रहा हूँ कि मैं खुद विचलित हो गया हूँ ये मरते हुए लोगों को देख करके, और इतने अधिक मौतें हो रही हैं इस गर्मी के कारण कि समझ में नहीं आ रहा कि ये गर्मी कब ख़त्म होगी और कब बरसात आएगी। और अगर बरसात आ जाती है तो शायद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप सबसे मैं इजाज़त लेता हूँ, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिए, दूसरे दोस्तों को, मित्रों को भेजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को दबा करके, और आप इस पे इसको लाइक करिए। और आपका कोई कमेंट है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।